लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे खुशी खुशी। ये देखो शहजादी कह रही है मैं और रिया हर जगह मिलेंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, पढ़ लो, पढ़, इधर से उधर मत भटकते रहो बस। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। फटाफट से बताना है, इसमें 2 मिनट नहीं लगाने, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कौन से वो फैक्टर हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आते हैं विकास के पक्ष में, यानी समाज और संस्कृति वाले फैक्टर हैं, इसका मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। एक तो हेरिडिटी वाले फैक्टर हुए, दूसरे एनवायरमेंट। एनवायरमेंट होता है 2 तरह का, एक फिजिकल यानी भौतिक वातावरण जिसमें जलवायु अग्नि आकाश टाइप लोग चीजें हैं, और दूसरा हो गया सोशल एनवायरमेंट जिसमें समाज है। तो अब बताओ फटाफट से, स्कूल क्लाइमेट किसका, एनवायरमेंट का हिस्सा है? बिल्कुल एनवायरमेंट का हिस्सा है। सोशियो कल्चरल फैक्टर का वहां समाज का ही तो छोटा रूप है स्कूल, तो स्कूली माहौल जो है वो किसका हिस्सा है? सामाजिक सांस्कृतिक घटक है। जबकि तंत्रिका संबंधी विकार यानी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गया कोई, तो ये हेरिडिटी का हिस्सा है या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट का हिस्सा है, जैविकता का। बायोलॉजिकल डिस्पोजिशंस ये भी किसका है? हेरिडिटी का ही हिस्सा है। जेनेटिक मेकअप आपका डीएनए एंड ऑल ये भी हेरिडिटी का ही हिस्सा है। स्कूल एनवायरनमेंट जो है वो किसका एनवायरनमेंट का है? सोशियो कल्चरल फैक्टर्स का या सोशल कंटेंट्स में से एक है, सोशल एलिमेंट्स में से एक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फटाफट से जवाब दीजिए, थोड़ी सी स्पीड अब हम पकड़ लेंगे। होल्डिंग अ पेंसिल एग्जाम्पल ऑफ डैश स्किल व्हाइल किकिंग अ फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश स्किल, यानी एक पेंसिल को पकड़ना। ये जो पेंसिल मैंने पकड़ी हुई है, आई मीन पेन है ना, बोलो पेंसिल। ये मैंने अभी कल परसों ही सीखा है अपने बहन भाई से, है बताओ। तो पेंसिल को पकड़ना किस कौशल का उदाहरण है? और फुटबॉल को धकेलना या किक करना किस एक स्किल का उदाहरण है? फटाफट से बताओ। बोल दिया पेंसिल, ठीक है आपकी क्लास कैंसिल। बकवास कर रही हूं मैं, चलो आओ इधर। फाइन मोटर स्किल का उदाहरण क्या है? ये पेन को पकड़ना। भाई छोटी मसल्स का, यानी आपकी आंखों की और आपकी हाथ की मसल्स का कोऑर्डिनेशन जहां लगे वो फाइन मोटर स्किल है। फाइन मतलब सूक्ष्म, तो पेंसिल पकड़ना क्या है? फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। फिर हम बात करेंगे किसकी? फुटबॉल को किक करना, यानी आपकी लेग्स की मसल का इस्तेमाल हुआ है, आपके शरीर की बड़ी मसल्स का जहां इस्तेमाल है वो ग्रॉस मोटर स्किल है। तो यहां पे क्या बात हुई है? पेंसिल को पकड़ना ग्रॉस फाइन मोटर, और किसको पकड़ना? फुटबॉल को लात मारना क्या है? ग्रॉस मोटर, क्योंकि उसमें लेग्स की और आर्म्स की अगर मसल्स का यूज हो रहा है तो वो लेग्स और आर्म्स की मसल का, जैसे भागने में यानी रनिंग में, जंपिंग में, है ना, और आपका ये किकिंग ऑफ फुटबॉल, ये सारी चीजें ग्रॉस मोटर में आएंगी। फाइन में आपका लिखना, लिखना बेसिकली राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीजें, निटिंग, बुनाई, ये सब फाइन में आएंगे। ठीक, सोशल और इमोशनल का यहाँ कोई रोल नहीं है ना। तो ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट ऑप्शन ओवर हियर। हंसते नहीं हो आजकल आप लोग, बहुत सीरियस हो गए हो मुझे लग रहा है, या तो ये कमेंट्स आगे पीछे चल रहे हैं। मेरे जोक को आपने वेस्ट कर दिया, अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ये पीजे मारने पे। अगली बार मैं अच्छा जोक क्रैक करूंगी। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? विकास के विषय में कौन सी बात सही नहीं है, यानी डेवलपमेंट के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? बोलो पेंसिल तेरी शादी कैंसिल, तनु कह रही है। बहुत बढ़िया, खेल लो। देखो इधर आ जाओ। अगर हम बात करें डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ डिसकंटीन्यूअस मैनर, यानी अनिरंतरता में चलता है। बस आपको बताया था, प्याजे नहीं लिखा तो ये गलत हो जाएगा, प्याजे लिखा होता तो सही हो जाएगा, है ना। और बाकी लोग भी जो भी स्टेजेस की बात करते हैं वो सब डिसकंटीन्यूअस मानते हैं, बट डेवलपमेंट के विषय में प्याजे ही जनरली बात करते हुए मिलते हैं। चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ये बात तो सही है, दर भिन्न होती है। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ नेचर मतलब हेरिडिटी, नर्चर मतलब एनवायरमेंट यानी वातावरण एवं आनुवांशिकता का गुणनफल है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, बिल्कुल सही बात है, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, एक क्रम में होता है विकास। ऐसा नहीं है अचानक से एक दिन आप 6 फीट हाइट हो गई, कल 4 फीट थी, ऐसा नहीं होता। एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है। अचानक से आप बूढ़े नहीं हो जाएंगे, बूढ़े होने से पहले आपको बच्चा होना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। बचपन बाद में आया, बुढ़ापा पहले आ गया, कई लोगों के लिए मानसिक रूप से ऐसा हो सकता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि डेवलपमेंट डिसकंटीन्यूअस या अनिरंतर होता है, ये हम नहीं मानेंगे। ज्यादातर लोग यही मानते हैं, यानी सिद्धांतकार के डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, वूम टू टूम जाता है, लाइफ लॉन्ग होता है। सही है बात। आगे बढ़ते हैं। इसको प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी भी कह सकते हो आप, कि जीवन पर्यंत चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑल्दो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड
Yet development of intellectual abilities such as logical reasoning are a significant part of study under dash domain of development. बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये पूरे 31 के 31 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे आपको इस टॉपिक से नए क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि जितना भी घुमा फिरा के लेंथी क्वेश्चंस बना सकते हैं बना दिए हैं इन्होंने, ठीक है ना। अगर हम बात करें, सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, बिल्कुल सही बात है। पूछा है कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, इंटर रिलेटेड है, ओवरलैपिंग है, जैसा एक और क्वेश्चन आया था। येट डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ये बात हम कर चुके हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज लिखा हो, मेंटल एबिलिटीज लिखा हो, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस लिखा हो, सब क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। जो भी काम दिमाग से होगा वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएगा, बौद्धिक विकास के अंदर आएगा, संज्ञानात्मक विकास के अंदर आएगा। जैसे बौद्धिक क्षमताएं कौन सी, तार्किकता या तार्किक विचार यानी लॉजिक, दिमाग से लगता है ना लॉजिक, ठीक, लॉजिक हो गया। या इसके अलावा इन्होंने दिया हुआ है लॉजिकल रीजनिंग, बस एक ही इन्होंने दिया है, अदरवाइज इसमें थिंकिंग, रीजनिंग ये सब भी हो सकता था। और परसेप्शन, मेमोरी, जो भी काम दिमाग से होते हैं वो सब संज्ञानात्मक विकास में आते हैं। इसी के बारे में पियाजे ने थियोरी दी है, दिमाग के विकास के बारे में ही, इसी से नॉलेज बिल्ड होती है। और वाइगॉस्की ने भी इसी के बारे में थियोरी आपकी दी है, ब्रूनर भी इसी की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए खैर, तो लॉजिक कोई शरीर में थोड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा। ड्यूरिंग चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी एक्ट्स एज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड पता है आपको, अर्ली चाइल्डहुड भी नहीं, ड्यूरिंग चाइल्डहुड लिखा है और उधर लिखा है प्रारंभिक बाल्यावस्था। हिंदी और इंग्लिश में आजकल ये गड़बड़ करते रहते हैं। 2 से 6 वर्ष की बात हो रही है, इसका मतलब है ना, अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है। तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी एक्ट्स एज प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। देखिए प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन जब भी है तो हमें पता है परिवार होता है प्राथमिक, और अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, इसका मतलब तब तो वो सबसे अलग रहना सीखा ही नहीं है, नया नया प्ले वे जाना सीखा है, बस हद से हद, है ना, प्ले स्कूल्स जो होते हैं। तो प्राइमरी जो है वो परिवार है, बाकी सारे यहाँ सेकेंडरी हैं। फैमिली मिनिएचर वर्जन है, छोटा रूप है समाज का, दुनिया में कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे किसी को नमस्ते करते हैं, कोई घर पे आता है तो पानी पिलाते हैं, ये जो भी सामाजिकरण के तरीके हैं, यानी समाज में रहने के, सोशलाइजेशन मतलब हम एक सामाजिक मनुष्य बन पाए, समाज में कैसे रहते हैं वो सीख पाए, अडेप्ट करना, वो हमें सबसे पहले कौन सिखाता है, परिवार सिखाता है ना। परिवार मिनिएचर वर्जन है किसका, सोसाइटी का। तो फैमिली प्राइमरी इसमें हो गई, और बाकी सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी, स्कूल तो स्पेशली, ठीक, वो सेकेंडरी में आएगा। इंपॉर्टेंट है बट सेकेंडरी एस्पेक्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फटाफट से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। स्नेहा आप में से भी किसी का तो नाम होगा ही, या कई लोगों का नाम हो सकता है, क्योंकि हजारों की संख्या में आप अभी हैं। कितने, 12,314 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 6,700 लोगों ने लाइक किया है। ये इक्वेशन हमें बराबर चाहिए होती है, नहीं तो नंबर कम आते हैं। मजाक कर रही हूं यार। स्नेहा's height is growing very fast and now her hand can easily reach the handle of her long cupboard from which she can open the cupboard very easily. Sneha's change in height is called dash. यानी स्नेहा एक बच्ची है जिसकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। हमारे वाली स्नेहा की तो बढ़ गई होगी जितनी बढ़नी होगी, क्योंकि कोई सीटेड दे रहा है तो हाइट वाइट तो बढ़ गई होगी अब तक, ठीक। तो वेरी फास्ट एंड नाउ हर हैंड कैन इजीली रीच द हैंडल ऑफ हर लॉन्ग कबर्ड। तो जो अलमारी है जिसमें कपड़े रखे हुए हैं वो उसका हैंडल तक उसका हाथ पहुंच जाता है, पहले नहीं पहुंच पाता था, है ना। तो अब ये स्नेहाज चेंज इन हाइट इज कॉल्ड, स्नेहा की हाइट में परिवर्तन को क्या कहेंगे बताइए। हाइट में परिवर्तन पूछा है, हाथ से अलमारी खोलने को नहीं पूछा है क्या है, वो फिर ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा क्योंकि आर्म का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। ग्रोथ है ये, क्यों, क्योंकि हाइट की बात हो रही है। चेंज इन हाइट, मेजरेबल यूनिट्स में जिन चीजों को मापा जा सकता है, जिन परिवर्तनों को, वो वृद्धि कहलाते हैं। और हाइट क्या है, मेजरेबल है। तो हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, शेप का बढ़ना या कम होना, साइज का कम होना या बढ़ना क्या है, ग्रोथ का हिस्सा है। डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव या मेजरेबल या परिमाणात्मक परिवर्तन आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, आपके स्ट्रक्चर में, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आना, वहीं विकास में, आपकी समझ में, आपके इमोशंस में, आपके दिमाग में, ये सारे परिवर्तन आना। यानी क्वालिटेटिव चेंजेस एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस, दोनों प्रकार के चेंजेस डेवलपमेंट में चले जाएंगे। सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस जिनको मापा जा सकता है वो ग्रोथ का हिस्सा हो जाएंगे, ठीक है। अफसा कह रहे हैं आप मैम आप बहुत मजाक करते हैं। अरे करते रहना चाहिए यार मजाक, कोई इतना सीरियस होकर कहाँ जाना है, पढ़ाई तो ऐसे भी हो रही है ना अच्छे से, थोड़ा माहौल लाइट रहेगा तो आपको समझ में भी आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड, यानी प्रत्येक बच्चे की विकास की दर बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है इज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन एंड एनवायरमेंट डज नॉट प्ले
एनी मच रोल इन इट। भैया ये कह रहे हैं विकास की दर तो निश्चित हो जाती है गर्भ के समय ही, और अब कोई भी एनवायरमेंट का फैक्टर इस पे कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब बच्चे को खाना पिलाना, सूसू पॉटी कराना सब बंद कर दो, क्योंकि हेरिडिटी ने सब कुछ निश्चित कर दिया है गर्भ के समय ही, एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है। तो ये हो गई निपट मूर्खता की बात। फिर आते हैं बी ऑप्शन पे, अनफोल्ड्स इन अ डायनामिक मैनर, यानी परिवर्तनशील, चेंजेबल। डायनामिक मतलब ये परिवर्तनशील है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है जो दर है आपकी। अगर आप बच्चे को अच्छा खिला पिला रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो विकास अच्छे से होगा, दर बढ़ जाएगी, तेजी से वृद्धि और विकास होगा। उसको ऐसी एक्टिविटीज करा रहे हैं जिससे उसका दिमाग अच्छा डेवलप हो, तो क्या होगा? तो अनफोल्ड्स इन अ डायनामिक मैनर थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट, जो आपके जेनेटिक्स हैं, जीन्स और जैसा एनवायरमेंट मिल रहा है, उन दोनों की गुणनफल से, उन दोनों के प्रोडक्ट की वजह से जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, रेट ऑफ डेवलपमेंट है, वो अनफोल्ड होगा। ठीक है जी। सी ऑप्शन है, कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। एक्यूरेटली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कैन बी प्रिडिक्टेड टू अ लेवल, और समवॉट प्रिडिक्टेड हो सकता है कि कुछ हद तक आप अनुमान लगा सकते हैं बच्चे के लक्षण देख करके कि ये इस तरफ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से अनुमान लगा दें, है ना। अगर ऐसे प्रिडिक्शन की बात करें तो फिर जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, उनको तो कह ही दिया था स्कूल से कि भैया तुम तो जाओ घर, तुम्हें नहीं आता वाता कुछ और तुम नहीं पढ़ पाओगे, अपने बच्चे को ले जाओ, ऐसा कह दिया उनकी मदर को। बाद में वो फिर साइंटिस्ट बने। तो एक्यूरेटली तो कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता, उनके उस समय के लक्षणों को देख के अनुमान लगाया गया, लेकिन सही प्रिडिक्शन थोड़ी हुआ। तो हमेशा प्रिडिक्शन सही होगा या अनुमान सही होगा वो जरूरी नहीं है, चाहे वो आपका ज्योतिष हो, चाहे वो कोई और हो, है ना। देखिए, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एट ऑल सिंस इट हैपन्स इन अ रैंडम मैनर। ये कहना गलत होगा कि बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन है, यानी अनुमान का सिद्धांत है विकास के सिद्धांतों में से एक, कि हम बच्चे की आज के प्रेजेंट की गति को देखते हुए या एक्टिविटीज को देखते हुए टीचर और पेरेंट्स कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का विकास किस दिशा में जाएगा, या फिर वो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। भाई हम देखते हैं बचपन से एक बच्चा है ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, तो हमें पता है यार इसको इस तरफ लेके जाओ और ये बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट बन सकता है, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं एज अ टीचर या पेरेंट के रूप में। कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, तो हम उस तरफ देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा करेगा, लेकिन एक्यूरेटली या 100% प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, ईश्वर नहीं बन सकते आप। ठीक, तो ये डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है, टाइम के साथ अनफोल्ड होगा। एक्यूरेट प्रेडिक्शन संभव नहीं है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं किया जाता, किया जा सकता। हम कहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा एक डायलॉग फेमस है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। कई लोगों को स्पीड की चिंता है, कल से 9 बजे क्लास शुरू होगी और किसी ने कहा कि स्पीड में चलो, तो देखना फिर क्या ही कर लेंगे। वैसे इतनी दूर से ब्लॉक करने के सिवा, ब्लॉक भी नहीं करते यार, बुरा लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इस पे एक नया क्वेश्चन भी आज है, ये तो आप 2 सेकंड में जवाब देके फटाफट से निकलो। देखो एक बार, मस्तिष्क नमनीयता, नमनीयता मतलब प्लास्टिसिटी, चेंजेबल, फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड नहीं है, रिजिड चीज टूट जाएगी, लेकिन प्लास्टिक है, दैट मींस आपको पता है प्लास्टिक इजीली टूटता नहीं है, तो प्लास्टिसिटी जो है दैट मींस फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें लचीलापन है, हमेशा चलता रहेगा। तो इसका जो सही उत्तर है, बात है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन जो है आपका प्लास्टिक इन नेचर है, फ्लेक्सिबल है चीजों को सीखने के लिए, और सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव होगा वो होगा आपका चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के टाइम पे, क्योंकि एडोलेसेंस के अंत तक जाते जाते 15-16 साल की उम्र तक मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है आपके ब्रेन का वो हो जाता है। ठीक, तो सेंसिटिव पीरियड पूछे ब्रेन प्लास्टिसिटी का या ब्रेन डेवलपमेंट का, तो भैया अर्ली चाइल्डहुड से लेके पूरा एडोलेसेंस तक, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। और अगर पूछे लैंग्वेज के बारे में, तो वो अर्ली चाइल्डहुड, सब में सेम होता है, इन्फ्लुएंस नहीं करता, एनवायरमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही डोमेन जरूरी है, ये सब बेकार बातें हैं, ये हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार फटाफट से, नया क्वेश्चन एकदम फ्रेश। क्वेश्चन नंबर 13 है, फैक्टर्स रिलेटेड टू हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोर्सेज फ्रॉम एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, यानी कैसे जेनेटिक्स या आनुवंशिकता के तत्व और वातावरण के तत्व क्या करते हैं। पहला ऑप्शन है, हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रक्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता आनुवंशिकता और वातावरण के कारक का। फिर पड़ता किसका है भैया? 2 ही तो चीजें हैं जिनका आप प्रोडक्ट हो, तीसरा कुछ नहीं है आपके जीवन में। जो भी आज आप हो, या तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट, या फिर दोनों का प्रोडक्ट हो आप, दोनों ने अन्योन्य क्रिया करके जो एक प्रोडक्ट दिया है वो आप हैं। या तो आपको हेरिडिटी से मिला होगा, चाहे वो आवाज हो, चाहे वो आपकी शक्ल हो, या फिर एनवायरमेंट से आपने गेन किया है कि बोलना कैसे है, इन दोनों का ही प्रोडक्ट होगा, तीसरा तो कुछ होता नहीं है। तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, यही तो है दोनों।
इंटरैक्ट इन कॉम्प्लेक्स वेज टू शेप डेवलपमेंट, हाँ कह सकते हैं जटिल तरीके से परस्पर इनकी क्रिया होती है आनुवंशिकता और वातावरण की, जिसका प्रोडक्ट आपका डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन है नेवर इंटरैक्ट और इंपैक्ट डेवलपमेंट, भाई हर टाइम इंटरैक्ट करते रहते हैं। हैव, जैसे कि कोरोना भी आया था तो एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, वो आपके जेनेटिक मेकअप कैसा है उससे इंटरैक्ट करके, मतलब इवन डिजीज तक आपकी हेरिडिटी और एनवायरमेंट के हिसाब से चलती हैं, सबको नहीं होती ना। हैव वेरी मिनिमल इंपैक्ट ऑन डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है बड़ा इंपैक्ट है इसका। तो हम कहेंगे एक जटिल तरीके की पारस्परिक क्रिया करते हैं आपके आनुवंशिकता और वातावरण, और हम उसी का प्रोडक्ट हैं। बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बहुत ही आसान सवाल, लड्डू क्वेश्चन, सोते सोते भी आप इसको कर सकते हैं, कई लोग नींद में हैं वो भी इसको बता पाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, विच डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डील्स विद द अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं, इफेक्टिव होता है प्रभावशाली, अफेक्टिव होता है भावात्मक, ठीक है ना। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र पूछा है, कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं, भावनाओं की बात हो रही है ना, भावनाओं की बात हो रही है। और भावनाएं किससे संबंधित हैं, इमोशनल डेवलपमेंट से। और इमोशनल डेवलपमेंट कहां है, यहां है, ठीक है ना। सामवेगिक विकास, इसका हिंट मैंने आपको एक और क्वेश्चन में दिया था आज, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। विकास के 3 मुख्य पक्ष PCS और E ये एक साथ ही जुड़े हुए हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल या सोशियो इमोशनल भी कह देते हैं। इस इमोशनल पक्ष को अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं, जो BS ब्लूम की टेक्सोनॉमी है। अफेक्टिव मतलब इमोशन से जुड़ा हुआ, साइकोमोटर रिलेटेड है मतलब फिजिकल एक्टिविटी से, कॉग्निटिव को हम थिंकिंग डोमेन भी या कॉग्निटिव ही कहते हैं, ठीक। तो पूछ सकता है कि फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ इमोशंस, तो अफेक्टिव डोमेन से ही जुड़ा हुआ होता है, अफेक्टिव कंपोनेंट से, ठीक। फिजिकल, अब फीलिंग फिजिकल थोड़ी ना होती है, फिजिकल उसके रेपरकशन हो सकते हैं कि आपको डर लग रहा है, आपका हाथ कांपने लगे, लेकिन वो फीलिंग से आई है ना वो चीज। स्पिरिचुअल का कोई रोल नहीं है, हम कोई डेवलपमेंट का टाइप नहीं पढ़ते। स्पिरिचुअल कॉग्निटिव दिमाग से रिलेटेड, थिंकिंग एस्पेक्ट से रिलेटेड होता तो हम कॉग्निटिव की बात करते। आगे बढ़ेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 31 क्वेश्चन करने हैं हमें, 15 और बचेंगे इसके बाद बस। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास के संदर्भ में यदि हम बात करें, चिल्ड्रन एक्वायर डैश बिफोर अचीविंग द कैपेसिटी टू यूज डैश, यानी बच्चे पहले शारीरिक विकास के क्रम में पहले क्या एक्वायर कर लेते हैं, कौन सी चीज बाद में आती है। तो पहले बच्चे ग्रॉस मोटर स्किल्स को एक्वायर करते हैं, बाद में फाइन को, या पहले फाइन मोटर स्किल्स आ जाती हैं, बाद में ग्रॉस आती हैं, पहले लैंग्वेज आती है, बाद में एनालिटिकल रीजनिंग आती है। अब जो समझदार व्यक्ति होगा उसने देख लिया, पूछा तो था फिजिकल डेवलपमेंट के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, यहां ये कह रहे हैं रीजनिंग की बात हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कहानियां गाने लग गए, तो ये दोनों ऑप्शन तो बनते ही नहीं है भाई। जब बात ही फिजिकल डेवलपमेंट की हो रही है तो हम कॉग्निटिव को क्यों यहां काउंट करें, हम संज्ञानात्मक की बात क्यों करें, यहां पे खत्म हो गए, ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। यही एलिमिनेशन मेथड है कि आप अपनी समझदारी से 2 ऑप्शन तो शुरुआत में हटा सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट पहले होता है ग्रॉस मोटर का डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी आपके शरीर की बड़ी मांसपेशियां, आपके पैरों पे, आपके हाथों पर, हाथ भी क्या, आर्म्स, ये भुजाएं आपकी, इन सब पे कंट्रोल आता है आपके शरीर की बड़ी मांसपेशियों पर। फिर धीरे धीरे आपका फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक कौशल, भाई आप चलना पहले सीख लेते हैं, पेन पकड़ना या पेन को चलाना बाद में सीख पाते हैं प्रॉपरली, ठीक है ना। या खड़े होना आप पहले सीख लेते हैं, हाथ पैर से रोना आप पहले सीख लेते हैं, किसी चीज को पकड़ना आप सीख लेते हैं, लेकिन लिखना प्रॉपरली आप बाद में सीखते हैं। तो ग्रॉस टू फाइन की बात हो रही है। तो सबसे पहले जो इसमें ग्रॉस टू फाइन जाता है आपका, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल से भी जोड़ सकते हो, उसको जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट से भी जोड़ सकते हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स से भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स, चलना फिरना, दौड़ना भागना, फाइन मोटर स्किल्स आपकी ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, रीडिंग राइटिंग, ये सब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, अभी एक और क्वेश्चन आएगा इससे खतरनाक, इसी टॉपिक पे आएगा, आगे जवाब देना फिर उसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉन्टेम्परेरी थियरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट व्यू चिल्ड्रन एज। कॉन्टेम्परेरी थियरी, ये क्वेश्चन आया था पहले भी ऑफलाइन में भी, उसके बाद ये ऑनलाइन में भी आया, बस थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेते हैं। और इसमें कई सारे टीचर्स भी गलत ही जवाब इसका देते हुए चल रहे थे, है ना, क्योंकि इसको समझने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कॉन्टेम्परेरी थियरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट व्यू चिल्ड्रन एज, समकालीन सिद्धांत। कॉन्टेम्परेरी थियरीज जब भी लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉन्टेम्परेरी का मतलब ही होता है समकालीन,
उस समय में, जिस समय की बात हो रही है उस समय की बात हो रही है, देख रहे हो ना, जिस समय की बात हो रही है उस समय की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आज के समय में या जो भी समय चल रहा है उस समय की बात जब हो रही है तो वो कॉन्टेम्परेरी है ना, यानी रिसेंसी में या रिसेंट टाइम्स में। ठीक, समझे? तो अगर हम बात करें कॉन्टेम्परेरी, इससे ये आपको वैसे भी समझ में आ सकता है, बॉलीवुड से बहुत अच्छे समझ में आता है लोगों को। जैसे हम ये कह सकते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान क्या है, कॉन्टेम्परेरी एक्टर्स हैं, मतलब अपने समय के, अपने समय वाली बात हो रही है कि एक समय में जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है ना, समकालीन है। तो यहां कॉन्टेम्परेरी थियरीज की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब आज के समय की बात हो रही है, यहां ये अपने आप मान लेना है, ठीक है ना। तो कौन सी चाइल्डहुड की कौन सी धारणा को ये मानते हैं या डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं बच्चों के, ब्लैंक स्लेट मानते हैं? भैया आज के समय में ब्लैंक स्लेट नहीं मानते हैं, 17वीं शताब्दी में ब्लैंक स्लेट मानते थे, 17th सेंचुरी में, जब जॉन लॉक कहते थे कि माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा, यानी खाली तख्ती है, एम्प्टी वेसल है बच्चे का दिमाग, बिहेवियरिज्म है, कुछ भी भर दो, कुछ भी मोल्ड कर दो, ऐसा आज नहीं मानते। तो ये तो 17वीं शताब्दी की बात हो गई। आज की बात करो कॉन्टेम्परेरी टाइम्स की। एक्टिव पर्पसफुल बीइंग्स हु कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू देयर ओन डेवलपमेंट, यानी सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं बच्चे और उनका विकास जो कंट्रीब्यूट करते हैं सब्सटेंशियली अपने डेवलपमेंट में, यानी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चे का विकास होता है, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, सक्रिय भागीदार हैं। बिल्कुल सही बात है। हैविंग एन इनेट प्लान फॉर ऑर्डरली ग्रोथ दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी विकास की व्यवस्था पहले से ही निश्चित होती है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो फिर तो हम क्यों स्कूल खोल के बैठे हैं, हम क्यों एक्टिविटीज कराएं, क्यों हम वाद विवाद कराएं जब सब कुछ पहले से ही निश्चित है। तो डी ऑप्शन है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड बीइंग्स हु कैन नॉट डू एनीथिंग टू ऑल्टर देयर ओन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी जेनेटिकली प्रोग्राम्ड बीइंग्स हैं। मान लिया भाई जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, लेकिन ये किसने कह दिया कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर आवर ओन डेवलपमेंट या ओन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या हम कुछ नहीं कर सकते अपने डेवलपमेंट में परिवर्तन? ये तो कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल एंड प्लास्टिक इन नेचर, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही है कि बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इससे दो बातें जरूर समझ लें, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, अगली बार क्वेश्चन आएगा तो, है ना। कॉन्टेम्परेरी थियरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपको पीडीएफ में मैं ऐड करके दे ही दिया था। समय लगता है थोड़ा इन सब चीजों में, काफी समय लगता है, बट आपको हेल्प काफी मिल रही होगी। कॉन्टेम्परेरी, एक मिनट, थियरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडी लिख दिया मैंने, या थियरीज ऑफ डेवलपमेंट ये भी आप मान सकते हो, ठीक है ना। कॉन्टेम्परेरी का मतलब है, कॉन्टेम्परेरी थियरीज ऑफ डेवलपमेंट ये मानती हैं कि बच्चों का विकास क्या है, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में होता है, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष में होता है, यानी बच्चों को एक्टिव रखो, जो बात वाइगॉस्की भी मानते हैं, है ना। ये नहीं कहते कि चाइल्डहुड कैसी संकल्पना है, तो इनके लिए चाइल्डहुड एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग फंसते हैं, सभी ने गलत उत्तर भी इस पे बताया है, बहुत सारे टीचर्स में गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना। चाइल्डहुड क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है ना, एक सामाजिक परिकल्पना है कॉन्टेम्परेरी थियरीज के अकॉर्डिंग। इसका सिंपल उदाहरण जो मैं पहले भी देती आई हूं, है ना, सोशल कंस्ट्रक्ट है। क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। क्या, विकास जो है, या बचपन जो है, स्पेशली बचपन का मतलब यहां भाई आपके घर का बच्चा और एक गरीब व्यक्ति के घर का बच्चा कैसे वो 7 साल की उम्र में बाहर बलून बेच लेता है ना, भीख मांग लेता है, अपना पेट भर लेता है, दुकान से जाके 4 चीजें ले आता है, और आपके घर का 7 साल का बच्चा खुद से दूध नहीं उठा के पी पाता। चाइल्डहुड क्या हो गया, एज वाला फैक्टर नहीं हुआ, फिक्स्ड नहीं हुआ, सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया या सोशियो कल्चरल अप्रोच से प्रभावित हो गया। तो चाइल्डहुड इनके अकॉर्डिंग क्या है, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में देखा जाता है, ना कि फिक्स्ड एज में देखा जाता है। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये यहां पे ध्यान रखना है कि कॉन्टेम्परेरी थियरीज एक तो ये मानती हैं कि बच्चे को एक्टिव बीइंग रखना है, जो डेवलपमेंट है वो एक्टिव कंस्ट्रक्शन से होगा, बच्चे को सक्रिय रखो आप, ठीक। दूसरी बात, चाइल्डहुड क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संकल्पना है, एज से ज्यादा इंटरेक्शन, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में इंटरेक्शन, समाज और संस्कृति किन लोगों में वो रह रहा है और कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो विकास को प्रभावित करेगा या निर्धारित करेगा, ठीक। तो इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है।